हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोग लीनियर फेज रियलाइजेशन देख रहे थे। तो लीनियर फेज रियलाइजेशन में हमने टाइप 1 सिस्टम देखा। टाइप 1 सिस्टम मैंने बताया आपको कि वो सिस्टम होते हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ द फिल्टर इज इवन। ऑर्डर ऑफ द फिल्टर इज इवन। अगर ऑर्डर ऑफ द फिल्टर इवन है और सिस्टम भी आपका इवन है, इवन सिस्टम मतलब h ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू एच एन। ठीक ना। तो अगर ऑर्डर ऑफ द फिल्टर इवन है, सिस्टम भी आपका इवन है, देन द सिस्टम इज कॉल्ड और द रियलाइजेशन इज कॉल्ड टाइप 1 रियलाइजेशन और सिस्टम इज कॉल्ड टाइप 1 सिस्टम। राइट। टाइप 1 सिस्टम। तो इसका जब हमने रियलाइजेशन किया टाइप 1 सिस्टम का, तो हमने क्या देखा कि हम कंबाइंड कर रहे हैं आपके जो मल्टीप्लायर्स हैं उनको कंबाइंड कर रहे हैं। तो विद द लेस नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स हमने एक रियलाइजेशन स्ट्रक्चर रेडी किया और वो स्ट्रक्चर आपका ऐसा था। ठीक ना। यहां पे आप ये देखेंगे कि ये जो आपका z इनवर्स यहां पर है, ये जो यहां पर आपका z इनवर्स है, इसके बाद इस पॉइंट से आप एक मल्टीप्लायर लगा रहे हो और इसके बाद फिर एक z इनवर्स देकर आपने इसको जो कोएफिशिएंट है यहां से उठाया है, मल्टीप्लाई किया है एडिशन करने के बाद। ठीक ना। मतलब कि जो मिडिल टर्म आपका होगा, मिडिल कोएफिशिएंट होगा, वो सिर्फ एक ही z इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है। वो एडिशन के साथ नहीं होगा। कब? जब आपका ऑर्डर ऑफ द फिल्टर n इवन होगा और सिस्टम भी इवन होगा। अच्छा, क्या होगा जब सिस्टम तो इवन हो लेकिन ऑर्डर ऑफ द फिल्टर ऑड हो? तो जब ऑर्डर ऑफ द फिल्टर ऑड लेंगे तो लेंथ ऑफ द फिल्टर क्या बन जाता है? लेंथ ऑफ द फिल्टर बन जाता है इवन। और जहां लेंथ ऑफ द फिल्टर इवन बना, आप एक मिडिल टर्म नहीं ले पाएंगे क्योंकि दो मिडिल टर्म्स आएंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम ऑर्डर ऑफ द फिल्टर इवन ले रहे हैं तो लेंथ ऑफ द फिल्टर ऑड हो रहा है। ऐसे कल एक एग्जांपल में हमने 6 लिया था n, तो 7 टर्म्स आपके बने थे, मींस लेंथ ऑफ द फिल्टर 7 हो रहा था। ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है जी। तो यहां हम देखते हैं कि एक ये मिडिल टर्म मिल रहा है। ठीक ना। तो एक z इनवर्स यहां लगेगा, 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 एक यहां लगेगा और एक यहां लगेगा z इनवर्स। ठीक है। और इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा और आपको एक मिडिल टर्म मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यही मिडिल टर्म क्या था? h of n minus 1 by 2 where n is the length of the filter। और अगर ये ऑर्डर ऑफ द फिल्टर होता तो ये n by 2 होता। ये कल मैंने आपको बताया था। ठीक है। यहां पर ये जो n है ये क्या लिया गया है? लेंथ ऑफ द फिल्टर। ठीक है। लेंथ ऑफ द फिल्टर। राइट।
मतलब ये कि जो आपका कोएफिशिएंट है वो 0 टू n माइनस 1 जा रहा है, 0 टू n माइनस 1 जा रहा है। और इस वजह से जो आपका मिडिल टर्म बन रहा है वो क्या है, n माइनस 1/2। किस केस में, जब n हमने क्या माना है, लेंथ ऑफ द फिल्टर। ठीक है जी, n being the length of the filter। so अब अगर ये ऑड होता, n की वैल्यू ऑड होती, मान लिया 7, तो टोटल नंबर कितने हो जाते, 8। मींस लेंथ ऑफ द फिल्टर क्या बनता, 8। ठीक, अब जो हमारा z इनवर्स है एक यहां भी लगेगा। ठीक है, अब क्या हमें कोई एक मिडिल टर्म मिल सकता है, नहीं। अब एक ये और एक ये दोनों हमारे मिडिल टर्म कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों कोएफिशिएंट कहलाएंगे। तो एक कोएफिशिएंट आपको यहां से, एक आपको यहां से मिलेगा। मान लिया सपोज अगर ये x ऑफ n है तो यहाँ क्या मिलेगा, x ऑफ n माइनस 1। ठीक है, अगर ये x ऑफ n है तो ये x ऑफ n माइनस 1 यहाँ मिलेगा। और इन दोनों को ऐड करके आप कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, मतलब अगर यहाँ z पावर -3 मिल रहा था और यहाँ z पावर -4 मिल रहा था, तो z पावर -3 प्लस z पावर -4, उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, कोएफिशिएंट। ठीक है जी ना। यह टाइप 2 फिल्टर जब हमारा ऑर्डर इवन हो, सॉरी ऑड हो, जब हमारा ऑर्डर ऑड हो। ठीक ना, जब ऑर्डर ऑड होगा और सिस्टम इवन होगा, उस टाइम पे जो आपका सिस्टम बनेगा, जो फिल्टर बनेगा, वो किस टाइप का होगा, टाइप 2। ठीक है, और इस टाइप 2 का जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो किस टाइप का बनेगा, ये देखो, ये रहा नीचे। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है जी, इस स्ट्रक्चर में आप देखो, वहां पर क्या था, इसके प्रीवियस स्ट्रक्चर में एक z इनवर्स के बाद यहां पर आप टेक ऑफ पॉइंट बना रहे थे और यहां से भी एक मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई कर रहे थे। इट इज h ऑफ n माइनस 1/2। अब क्या है, अब h ऑफ n माइनस 2/2 वाला टर्म आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किस किस का, एक इस z इनवर्स के पहले वाले टेक ऑफ पॉइंट का और एक इसके बाद वाले टेक ऑफ पॉइंट का आप एडिशन करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, h ऑफ n माइनस 2/2। ठीक है जी, और तब आपका ये लीनियर फेज रियलाइजेशन रेडी होगा। टाइप 3 और टाइप 4 भी इसी टाइप से रियलाइज किए जाते हैं। आपके सिलेबस में अभी फिलहाल टाइप 1 और टाइप 2 ही है, इसलिए हमने टाइप 1 और टाइप 2 ही डिस्कस किया है, दूसरे किसी को डिस्कस नहीं। एक एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक ये HN गिवन है और क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन करना है इस लीनियर फेज फिल्टर का। ठीक है, इसका आपको डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन करना है। तो डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, आपको कोएफिशिएंट गिवन है। कोएफिशिएंट गिवन होने का क्या मतलब है कि जो आपका yz होगा या hz जो होगा, वो hz आपका कैसा होगा, hz आपका बनेगा
first coefficient is 1, so 1, plus second is 2, so 2 z inverse, plus 3 z minus 2, plus 4 z minus 3, plus 3 z minus 4, plus 2 z minus 5, plus z माइनस 6। ये इस टाइप का आपका HZ बनेगा। मैंने इनिशियली आपको जब स्ट्रक्चर बता रहा था मैं, तो मैंने आपको बताया था कि हम Z ट्रांसफॉर्म क्यों चूज करते हैं सिस्टम रिप्रेजेंटेशन के लिए। आप यहां देख रहे होंगे एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है Z ट्रांसफॉर्म की, ये आपका टाइम डोमेन है। HN आपका क्या है? टाइम डोमेन है, ठीक ना। और ये जो टाइम डोमेन है फंक्शन, इसका जब हम Z ट्रांसफॉर्म लेते हैं तब भी दोनों के कोएफिशिएंट में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के कोएफिशिएंट में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। मींस जो कोएफिशिएंट हमारा टाइम डोमेन का होगा वही कोएफिशिएंट हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन का होगा। तो वो हमें सिंपलिसिटी प्रोवाइड करता है कि हम आगे अपने प्रोसेस को कर सकें इजीली, ठीक है। और इसी वजह से हम Z ट्रांसफॉर्म प्रेफर भी करते हैं डिस्क्रिटाइज करने के लिए। डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म के लिए बेसिकली हम Z ट्रांसफॉर्म ही प्रेफर करते हैं, राइट। तो इसका रियलाइजेशन देखो कैसे होगा। HZ बेसिकली है क्या? HZ है आपका YZ डिवाइडेड बाय XZ, ठीक। तो अगर हम आउटपुट YZ फाइंड आउट करना चाहें या YN फाइंड आउट करना चाहें तो XN का मल्टीप्लिकेशन इन सब में करना होगा, यही तो है मतलब। अगर यहां हमारा XN मिलता है फर्स्ट पोजीशन पर, तो सेकंड पोजीशन पर X ऑफ n माइनस 1 होगा, यहाँ X ऑफ n माइनस 3 होगा, यहाँ X ऑफ n माइनस 4 होगा, यहाँ n माइनस 5 होगा, n माइनस 6 होगा, n माइनस 7 होगा, ठीक है। इस टाइप से ही तो होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, XZ को हम पास कराएंगे इन सारे कोएफिशिएंट से और सारे डिले एलिमेंट से। तो पहला आपका कोएफिशिएंट है 1, इसमें XZ सीधे मल्टीप्लाई होगा या XN सीधे मल्टीप्लाई होगा, तो XN 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। दूसरे टर्म के लिए Z इनवर्स के बाद आपका जो XN आएगा उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो Z इनवर्स के बाद आपका यहाँ जो XN आया आपने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक। तीसरा क्या कह रहा है, Z पावर माइनस 2 के बाद जो XN आएगा उसमें 3 मल्टीप्लाई करना है, तो एक और Z इनवर्स लगाया, Z पावर माइनस 2 के बाद जो XN आया उसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही ये सारे टर्म्स आपके बने, ठीक ना। तो इसका जब आपने डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन किया तो वो आपका इस टाइप का दिखा। अब कितने मल्टीप्लायर्स इसमें लग रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मल्टीप्लायर लगे। और एडर कितने लगे, 1 2 3 4 5 6, 7 मल्टीप्लायर, 6 एडर और 6 डिले। ये इतने आपको एलिमेंट्स लगाने पड़ेंगे एक डायरेक्ट फॉर्म रियलाइज करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसको कुछ रिड्यूस कर पाए तो वह हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि हम अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें, कॉम्पैक्ट कर सकें।
ठीक है जी। और इसीलिए फिर हम लीनियर फेज स्ट्रक्चर देखते हैं। फिल्टर तो ये लीनियर फेज फिल्टर है, दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है यही लास्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड लास्ट एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट थर्ड लास्ट एलिमेंट है, और ये मिडिल टर्म आपका बच रहा है। So length of the filter is odd and order of the filter is even. Type 1 system. ठीक है। So this is the direct form realization. अगर इसी को हमें कैस्केड करना होगा तो हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके दो मल्टीप्लिकेटिव पार्ट्स में या तीन मल्टीप्लिकेटिव पार्ट्स में इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है। कोशिश अभी भी यही होनी है कि जो आपके सेक्शंस बने अलग अलग, वो सारे सेक्शंस H1, H2, H3 जो आपके बन रहे हैं वो सब या तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो या सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हो। ठीक है। तो उसको हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद फिर उसको अलग अलग इंप्लीमेंट करके कैस्केड कर देंगे। एक और एग्जांपल, आपको एक डिफरेंस इक्वेशन दिया गया है और इस डिफरेंस इक्वेशन से आपको डायरेक्ट फॉर्म रियलाइज करना है। ठीक है। इस डिफरेंस इक्वेशन से आपको डायरेक्ट फॉर्म रियलाइज करना है। तो करना क्या होगा? पहले इस डिफरेंस इक्वेशन से आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए हमने पहले क्या किया? Z ट्रांसफॉर्म लिया। Z ट्रांसफॉर्म लेने के बाद HZ फाइंड आउट किया, विच इज नथिंग बट YZ ओवर XZ। और जब हमारे पास HZ आ गया, ठीक ना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, या जो -1 है, -2 है, -3 और -4 है, ये पावर में होंगे Z के, ये Z की पावर है। ठीक ना, ये सारे Z की पावर है। ठीक है। तो Z पावर -1, Z पावर -2, Z पावर -3, Z पावर -4। दिस इज द टाइपोग्राफिक एरर, सो डोंट कंफ्यूज। ना कोएफिशिएंट्स हमारे पास आ गए। h of 0 is 0.9, h of 1 is 1, h of 2 is 0.5, h of 3 is -2.5 and h of 4 is -0.2। और हमें डायरेक्ट फॉर्म रियलाइज करना है, हमें ये नहीं देखना है कि उसको फैक्टराइज करना है कि नहीं करना है, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लायर रखने हैं कि नहीं रखने हैं, कुछ नहीं देखना है, बस उसको रियलाइज करना है। डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन मींस बेसिक ब्लॉक डायग्राम आपको बना देना है। ठीक ना। तो ये रहा आपका बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो नीचे बना हुआ है, आप इसको देखकर इजीली समझ सकते हैं कि ये कैसा है। एक और एग्जांपल, इस एग्जांपल में आपसे कह रहा है कि आप कैस्केड स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। HZ आपको गिवन है, HZ आपको गिवन है, आप कैस्केड स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। आप ध्यान देंगे HZ जो गिवन है, HZ दो मल्टीप्लिकेटिव पार्ट्स गिवन है। तो अगर हम इस पार्ट को H1 मानते हो, पहले वाले पार्ट को, और दूसरे वाले को H2 नाम दे दें, ठीक ना, तो हो क्या रहा है? H1 और H2 का मल्टीप्लिकेशन, और मैंने आपको बताया है कि कैस्केडिंग जब करते हैं तभी वो मल्टीप्लाई होता है। तो हमें करना क्या है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मींस कैस्केड कर देना है। कैस्केड का मतलब इसके H1 के आउटपुट को H2 के इनपुट में दे सकते हैं, दे देना है। H1 का इनपुट जनरल इनपुट होगा, H2 का आउटपुट जनरल आउटपुट होगा। जनरल इनपुट जनरल आउटपुट के बजाय सिस्टम इनपुट सिस्टम आउटपुट कहा जा सकता है। आप इसको H1 into H2 लिखने के बजाय H2 into H1 भी लिख सकते थे।
तो होता कुछ नहीं, ये जो इधर वाला पोर्शन है ये इधर आ जाता, बस। ठीक है, क्लियर है? सो अब इसको रियलाइज करने के लिए आप देखिए, एक ये H1 है और एक ये H2 है। तो इसको H1 को हमने रियलाइज किया। H1 को रियलाइज करने के लिए दो डिले एलिमेंट्स चाहिए, H2 को भी रियलाइज करने के लिए दो डिले एलिमेंट्स चाहिए। अभी तक जो स्ट्रक्चर हम लेटा हुआ बना रहे थे, पड़ा हुआ बना रहे थे, अब उसको हमने खड़ा कर दिया। ठीक है, नहीं तो काफी लंबा स्ट्रक्चर दिखता, तो इसको हमने खड़ा कर दिया। देखिए इधर से xn आया, xn एक तो 1 है मल्टीप्लायर, तो सीधे 1 से इधर आ गया, यहां 1 लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा 1/2 है लेकिन z इनवर्स से पास होकर है, तो z इनवर्स से पास होकर 1/2 हो गया। तीसरा -2 है लेकिन z पावर -2 से पास होकर, तो z पावर -2 के लिए एक और z इनवर्स हमें लगाना होगा, तो एक और z इनवर्स लगाया और -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका यहाँ आ गया, और इनको ऐड करके आपका पहला फंक्शन रेडी हो गया। दूसरे फंक्शन के लिए सेम वैसे ही, पहला कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा कोएफिशिएंट 1/4 है, तो ये 1/2 की बजाय 1/4 होगा, और तीसरा 1 है। ठीक है जी, तो ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर रेडी हो गए, और इसके आउटपुट को इसके इनपुट से कनेक्ट कर दिया। ये सिस्टम क्या बन गया? कैस्केड स्ट्रक्चर। ठीक है, कैस्केड FIR। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें आपको दिया गया है कि आपको एक लीनियर फेज स्ट्रक्चर बनाना है। तो लीनियर फेज स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि क्या जो सिस्टम है वो लीनियर फेज है। अगर वो लीनियर फेज है तब तो हम लीनियर फेज स्ट्रक्चर बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। राइट, तो देखिए ये जो आपको HZ गिवन है, इसका पहला कोएफिशिएंट है 1 और लास्ट में 1, दूसरा 1/2, सेकेंड लास्ट 1/2, तीसरा +1/3, थर्ड लास्ट +1/3, और ये मिडिल टर्म क्या बच रहा है? 1/6। मतलब ऑर्डर ऑफ द फिल्टर आपको गिवन है 6। ठीक ना, एंड लेंथ ऑफ द फिल्टर इज 6 + 1 7। ठीक, अब जब लेंथ 7 है तो हमें क्या करना है? हमें सीधे उसको रियलाइज करना है। ठीक ना, रियलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहां से xn से आप लाइन लेकर चलेंगे, एक डिले एलिमेंट लगाया, यहाँ z इनवर्स मिला। ठीक ना, दूसरा डिले एलिमेंट लगाया है, z पावर -2 मिला, तीसरा लगाया है, z पावर -3 मिला, चौथा लगाया z पावर -4 मिला, पांचवे के बाद z पावर -5 मिला, और यहाँ z पावर -6 मिलेगा। ठीक है, पहला z इनवर्स के पहले वाला जहां पर 1 है, प्लस z इनवर्स z पावर -6। ठीक ना, 1 प्लस z पावर -6, दोनों को ऐड कर दिया, और उसके साथ मल्टीप्लायर क्या है? 1। देखो यहां जो हमने किया 1 प्लस z पावर -6, कोएफिशिएंट क्या है? 1। फिर z पावर -1 प्लस z पावर -5, कोएफिशिएंट क्या है? 1/2। तो z पावर -1 यहां मिलेगा, z पावर -5 यहां मिलेगा, इन दोनों को ऐड किया, कोएफिशिएंट क्या है? 1/2। अगला z पावर -2 प्लस z पावर -4,
और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1/3। तो z पावर माइनस 2 आपको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, और z पावर माइनस 4 कहां मिलेगा, यहां। ठीक ना। इन दोनों का एडिशन करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लायर क्या लगा 1/3। उसके बाद आप देखेंगे आखिरी टर्म z पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। तो z पावर माइनस 3 आपका यहां से मिल रहा है, और यहीं से आप एक लाइन लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा z 1/6। और ये जितने मल्टीप्लाई होने के बाद आए हैं उन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड। तो रिजल्टेंट क्या आ गया, बाय आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। सिग्नल फ्लो ग्राफ, मैंने आपको कहा था कि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट सिग्नल फ्लो ग्राफ। A signal flow graph is a graphical representation of the relationship between variables of a set of linear algebraic equation. A signal flow graph consists of a network in which nodes are connected by directed branches. It depicts the flow of signals from one point of a system to another and gives the relationship among the signals. तो सिग्नल फ्लो ग्राफ जो हम बनाते हैं वो किसी सिस्टम के इनपुट आउटपुट रिलेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया, उस ब्लॉक डायग्राम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें तो उसको क्या कहेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ जब हम बनाते हैं तो उसका मेन पार्ट है ये एरो, एरो। ठीक ना, ये एरो, और इस एरो के ऊपर जो लिखा हुआ है वैल्यू ये। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जिस भी एरो के ऊपर अगर कोई वैल्यू लिख गई है तो इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन उस एरो की टेल पर जो वैल्यू होती है उससे होता है। जैसे इस एग्जांपल में आप देखेंगे, इस एरो की टेल पर वैल्यू क्या है, x, और हेड पर क्या मिलना है, y। ठीक ना, तो y क्या होगा, ये टेल वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई ये जो इसके ऊपर लिखा है ये वाली वैल्यू। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम ट्रांसमिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेंस कहते हैं। तो इस ट्रांसमिटेंस का मल्टीप्लिकेशन इस x के साथ हो जाता है, तो y क्या निकल के आता है, ax, मींस y इज इक्वल टू ax फ्रॉम हियर। ठीक है, every variable in a signal flow graph is designated by a node। तो वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये x है, ये y है, इस केस में यही दो वेरिएबल है, और ये दो वेरिएबल है तो दो नोड्स भी आपको दिख रहे हैं। तो जितने वेरिएबल होंगे उतने नोड्स होंगे। एवरी ट्रांसमिशन फंक्शन इन अ सिग्नल फ्लो ग्राफ इज डिजाइन्ड बाय अ ब्रांच, और इसी को हम ब्रांच कहते हैं। जो दो नोड्स के बीच लाइन खींची जाती है इसी को क्या कहते हैं, ब्रांच। ब्रांचेस आर ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ब्रांच में आपका एक डायरेक्शन राइट साइड जा रहा हो तो दूसरा डायरेक्शन लेफ्ट साइड जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक ना, अगर ऐसा है तो ये गलत है। ठीक है जी। The arrow in the branch denotes the direction of the signal flow। तो एरो का जो डायरेक्शन होगा वही सिग्नल फ्लो का डायरेक्शन होगा। An input node or source contain only the outgoing branches।
An output node or sink contain only the incoming branches. Outgoing branches मतलब जहां पर एरो का टेल होगा, ठीक ना, और इनकमिंग ब्रांचेस मतलब जहां पर एरो का हेड होगा, ठीक है। एक एग्जांपल है एक सिग्नल फ्लो ग्राफ का, इसकी टर्मिनोलॉजीज बताई गई हैं। ये फॉरवर्ड पाथ इज अ पाथ फ्रॉम द इनपुट नोड टू द आउटपुट नोड। फॉरवर्ड पाथ कौन सा होगा? जो इनपुट नोड से आउटपुट नोड की ओर जाए, वही क्या होगा? फॉरवर्ड पाथ। तो इस केस में फॉरवर्ड पाथ कौन सा है? आप देखिए, यहां x1 पे है हम अभी, ठीक ना, x1 से चले x2, x2 से चले x3, डायरेक्शन देखना, यहां भी डायरेक्शन इधर है, यहां भी डायरेक्शन इधर है, ठीक ना। x2 से चले x3 और फिर x3 से भी डायरेक्शन इधर ही है x4 के लिए, ठीक ना, और फिर हम यहां से ऐसे इधर चले, ठीक। तो x1 टू x2 टू x3 टू x4, एक तो ये पाथ हो गया फॉरवर्ड पाथ। और कोई हो सकता है फॉरवर्ड पाथ? देखो, हम चले x1 से x2 की ओर, ठीक, फिर x2 से हम सीधे इसी डायरेक्शन में x4 पर आ गए, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन इधर ही है, राइट साइड ही है, ठीक है। तो इसमें दो ही बने, ठीक, x1 से x2 और x2 से x4। तो ये दो फॉरवर्ड पाथ बनते हैं, फीडबैक पाथ और फीडबैक लूप। फीडबैक पाथ या लूप क्या होगा? जो एक कंप्लीट सर्कल बनाए, ठीक ना, रिवर्स डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट पाथ बनाए, ठीक ना, कंप्लीट सर्कल बनाए, वो क्या होगा? लूप। देखो, एक ये सर्कल बन रहा है, तो एक ये लूप हो गया A33। अच्छा, एक एरो इधर गया और एक ये एरो इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, तो क्या ये सर्कल घूम के बन रहा है? नहीं, इसलिए ये लूप नहीं कहलाएगा। लूप कौन सा होगा? एक ये A33 वाला होगा, जहां पर A33 लिखा है, क्योंकि ये ऐसे गया और ऐसे घूमकर इसी पॉइंट पर चला आया, तो क्या बना रहा है? लूप। ऐसे ही यहाँ x2 से चले x3 गए, फिर इस साइड से घूम के x3 से हम कहा आ गए? x2 पर। ये भी क्या बना रहा है? लूप। A feedback path or feedback loop is a path which originates and terminates on the same node. Which originates and terminates on the same node. जहां से निकलता है उसी नोड पर आके खत्म होता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है? फीडबैक पाथ। A path is a continuous unidirectional succession of branches along which no node is passed more than once. तो कौन कौन से पाथ हो सकते हैं? पहला है x1 x2 x3 x4, फिर है x1 x2 x4, और फिर है x2 x3 x4, x2 x3 x4। तो ये पाथ्स हैं, ठीक ना। फॉरवर्ड पाथ नहीं है, लेकिन पाथ है। फॉरवर्ड पाथ कौन सा होगा? जो आपके इनिशियल से एंड तक जाएगा। पाथ और भी हो सकते हैं, x2 टू x4, x2 टू x3, x3 टू x2, ये भी एक पाथ है। तो ये अलग अलग पाथ्स हैं, ठीक है ना। सेल्फ लूप, ये जो A33 है, ये क्या है? सेल्फ लूप, जो उसी नोड पर चला और किसी और नोड से बिना टच हुए उसी नोड पर आ गया, ये क्या कहलाएगा? सेल्फ लूप। गेन ऑफ द ब्रांच, जब आप गेन की बात करते हैं किसी ब्रांच के, तो उसके ऊपर जो ट्रांसमिटेंस लिखा होता है, वही क्या होता है? उसका गेन, ठीक है। जैसे अगर हम इस ब्रांच को लें जो x1 से x2 की ओर है, तो इसके ऊपर ट्रांसमिटेंस कितना लिखा है? A21, ठीक ना।
A21 ट्रांसमिटेंस लिखा है, यही ट्रांसमिटेंस इसका क्या होगा, गेन। ठीक है, द पाथ गेन इज द प्रोडक्ट ऑफ ब्रांच गेन्स। मतलब अगर हम फॉरवर्ड पाथ की बात करें x1 x2 x3 x4, तो पाथ गेन क्या कहलाएगा फॉरवर्ड पाथ, इस फॉरवर्ड पाथ के लिए x1 से x2 में है A21, यहां से यहां तक में A32, यहां से यहां तक में A43, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, A21 मल्टीप्लाइड बाई A32 मल्टीप्लाइड बाई A43, ये है आपका पाथ गेन फॉर द फॉरवर्ड पाथ x1 x2 x3 x4। ठीक है, ऐसे ही लूप गेन, जब आप एक कंप्लीट लूप देखते हैं, जैसे आप x2 से x3 गए, फिर x3 से x2 आ गए, ये क्या बन रहा है, एक लूप। ठीक ना, तो इसका लूप गेन क्या होगा, A32 मल्टीप्लाइड बाई A23। ठीक, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस टाइप से आप अपना सिग्नल फ्लो ग्राफ रेडी कर सकते हैं। ये है सिग्नल फ्लो ग्राफ के टर्म्स कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि किस चीज, किस पॉइंट की क्या मतलब होता है। ठीक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। x0 इज इनपुट एंड x4 इज आउटपुट, और ये इक्वेशंस गिवन है कि इन्हीं इक्वेशन के बेस पर आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ बनना है। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली x0 x1 x2 x3 एंड x4, ये चार नोट्स बना लेंगे, और इन चारों नोट्स पे जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे आप करते जाएंगे। जैसे एक बता देता हूं, ये x1 है, x1 इज इक्वल टू, x1 कहाँ है, ये, ठीक ना, लिख रहा है x1 इज इक्वल टू a x0। ठीक है, a x0, तो x0 यहां पर है, x0 से एक एरो आएगी और उस पर क्या लिखा रहेगा, a प्लस b x1, x1 पे ही है हम, और b x1 भी कह रहा है, तो सेल्फ लूप एक बनेगा, वो सेल्फ लूप क्या बनेगा, b x1, मींस लूप गेन क्या कहलाएगा, b। ठीक है, प्लस c x2, सो प्लस, अब x2 से x1 पर आना है, तो हम इसी पाथ पर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इस पाथ को हमने चुना है फॉरवर्ड पाथ के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चाहे ऊपर से घूम जाए, चाहे नीचे से घूम जाए, कहीं से भी घूम के उस पे c ट्रांसमिटेंस लिख देंगे। ठीक है, और हमारा पहला इक्वेशन रेडी। ऐसे ही दूसरे तीसरे चौथे इक्वेशन आप जैसे ही रेडी करेंगे, आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ आपके सामने होगा। ठीक है जी, सो ऐसे ही आप सिग्नल फ्लो ग्राफ बना सकते हैं। कुछ ब्लॉक डायग्राम से भी सिग्नल फ्लो ग्राफ बनते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के। ठीक है जी, तो ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ आप इजीली बना सकते हैं। और सिग्नल फ्लो ग्राफ अगर आपको गिवन हो, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ से आप ट्रांसफर फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग मेसन गेन फॉर्मूला। मेसन गेन फॉर्मूला है आपका T इज इक्वल टू C बाई R, विच इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n pi delta I divided by delta, where n is the number of forward paths, pi is the ith forward path gain, delta is the determinant of the system, delta I is the determinant of the ith forward path। ठीक ना, when ith forward path is removed, delta is also called the graph determinant and is equal to 1 minus sum of all individual loop transmittance plus sum of the products of loop transmittance of all possible pairs of non-touching loops minus sum of the products of loop transmittance of triplets of non-touching loops, and so on. Delta I is calculated as delta for ith path when ith path is removed, ith forward path is removed from the
flow graph, right? So 1 minus all the loops that do not touch the ith forward path प्लस जैसा यहां पर आपका है डेल्टा बिल्कुल वैसा ही plus sum of the products of loop transmittance of all possible pairs of non-touching loops when ith forward path is removed। ठीक ना? तो ये पूरा डेल्टा ही आपको कैलकुलेट करना है। कंडीशन एक है कि ith फॉरवर्ड पाथ आपकी रिमूव होनी चाहिए। ठीक है? So this is the Mason gain formula. This is the systematic approach to apply Mason gain formula। एक एग्जांपल आपके सामने है। इस एग्जांपल में आप देखेंगे फॉरवर्ड पाथ कितने हैं? एक ये और एक ही फॉरवर्ड पाथ है, दूसरा कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये फीडबैक है, ये फीडबैक है और ये भी फीडबैक है। तो एक ही फॉरवर्ड पाथ है विच इज G1 G2 G3। लूप्स, एक लूप ये है माइनस G2 G3 H2, एक लूप ये है G1 G2 H1 और एक लूप ये बड़ा वाला है G1 G2 G3 माइनस का। ठीक ना? तो ये आपके 3 लूप्स हो गए। नॉन टचिंग लूप भी कोई है तो आप ध्यान देंगे ये जो लूप है इसमें ये और ये नोड टच हो रहे हैं और ये बाकी जो दोनों लूप्स हैं इन दोनों में भी ये दोनों टच हो रहे हैं। ऐसे ही ये वाला जो लूप है इसमें ये 3 नोड्स टच हो रहे हैं और ये जो बड़ा वाला लूप है इसके अंदर भी ये तीनों नोड्स आ रहे हैं। इसलिए नॉन टचिंग लूप तो कोई है ही नहीं। नॉन टचिंग लूप्स वो होते हैं जो किसी भी नोड पर ना मिले। ठीक ना? जो नोड पर मिल जाए वो नॉन टचिंग लूप नहीं हो सकता। ठीक है? सो इसका डेल्टा क्या बना? 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप गेन्स, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 डेल्टा हो गया। डेल्टा 1 फॉरवर्ड पाथ 1 जब आप यहां से रिमूव करेंगे तो सारे नोड्स हट जाएंगे। सारे नोड्स हटने के साथ ही आपका पूरा सिग्नल फ्लो ग्राफ खत्म हो जाएगा। तो आप डेल्टा कहां से निकालेंगे? सो डेल्टा इज इक्वल टू 1, डेल्टा आई 1। ठीक है? तो ओवरऑल गेन कितना बना? समेशन पी आई डेल आई डिवाइड बाई डेल्टा। तो P1 डेल 1 डिवाइड बाई डेल्टा। P1 आपके पास है G1 G2 G3, डेल 1 आपके पास है 1। सो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? G1 G2 G3 डिवाइडेड बाई डेल्टा। डेल्टा कितना है? ये पूरा आपने लिख दिया, यही आपका डेल्टा है। ठीक है? तो इस टाइप से आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन ही है, ये जो पूरा आपने कैलकुलेट किया है ये पूरा ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है? सो दिस इज द एंड ऑफ यूनिट 1। अगले लेक्चर से हम यूनिट 2 पर चलेंगे विच इज डिजाइन ऑफ IIR डिजिटल फिल्टर्स। राइट? थैंक यू।